Good morning, students. Now I start our today's class in subject of geography. In previous classes, we learned the physiographic divisions of India, and we finished there are three divisions. Now we start in and discuss to fourth division, which is the Great Desert or Thar Desert, and it is situated in Rajasthan. So students, why it is desert area? ये क्यों मरुस्थल है या रेतीला है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे जो बरसात होती है यानी वर्षा रेन सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत ही लो है। करीब साल भर में 150 मिलीमीटर ही रेन हो पाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ड्राई और किसी भी प्रकार बहुत लो वेजिटेशन यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि वनस्पतियाँ बहुत कम पाई जाती हैं। लेकिन एक समय बताया जाता था कि ये एरिया पूरा समुद्र के अंदर था, समुद्र के नीचे कवर था, और इसका प्रमाण जो है मेसोजोइक काल में जब मेसोजोइक एरा चल रहा था उस समय ये एरिया पूरा समुद्र के अंदर था। और इसका प्रमाण है वुड फॉसिल्स। अकाल एक एरिया यहाँ पे है, आकल एक एरिया है, वहाँ पे जो वुड फॉसिल्स पार्क है, यानी कि फॉसिल्स के बारे में आप जानते होंगे, फॉसिल्स किसे कहते हैं, ये प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया होगा। तो वुड फॉसिल्स पार्क है, वो एक प्रमाण देता है कि ये पूरा का पूरा एरिया एक समय समुद्र के नीचे था। और दूसरा प्रमाण ये है कि जैसलमेर के निकट एक ब्रह्मसर करके एक जगह है, और वहाँ पे ओशियंस डिपॉजिट्स बहुत सारे पाए गए हैं। ओशियंस डिपॉजिट भी ये दिखाते हैं, ये एविडेंस देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे एक समय रहा होगा जब ये पूरा का पूरा एरिया समुद्र के नीचे रहा होगा। तो इस प्रकार से ये एरिया जो हमारा थार डेजर्ट है राजस्थान में सिचुएटेड है, इसके बारे में हम लोग और इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स का ही एक एक्सट्रीम पार्ट है या एस्परेट पार्ट है, यानी कि इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू का फैलाव यहाँ तक हुआ है। लेकिन कुछ एक्सट्रीम एराइड कंडीशंस और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से, एक्सोजेनिक फोर्सेस आपको पता होगा, वो फोर्सेस जो धरती के ऊपर से धरती पर लगते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। जैसे विंड प्रेशर और सनलाइट से जो प्रेशर्स बनते हैं, फोर्सेस हैं, ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस में काउंट होते हैं। तो इन वजह से यहाँ का जो सिनेरियो है वो काफ़ी सैंडी हो गया, और बहुत सारे आपको यहाँ पे रेत के टीले देखने को मिलेंगे, जो सैंड ड्यून्स कहते हैं, शिफ्टिंग ड्यून्स है, मशरूम रॉक्स देखने को मिलेंगे। ये यहाँ के लैंड जियोग्राफिक फीचर्स हैं, मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स, ओशीज। तो ये यहाँ के एक तरीके से फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, और इसको दो पार्ट में बांटा गया है, इसको नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट जो है वो थोड़ा स्लोपिंग लिए हुए सिंध की तरफ है, सिंध आप जान रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान का जो पार्ट है वहाँ थोड़ा स्लोप लिए हुए है। और जो दूसरा पार्ट है वो साउथ पार्ट है, वो कच्छ का रन आप देख रहे हैं गुजरात की तरफ है, तो कच्छ के रन की तरफ फैला हुआ है। और बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, बहुत सारी नहीं, छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जो थोड़ा दूर निकल कर ही रेत में चली जाती हैं। तो साउथ पार्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है बहने वाली, वो लूनी नदी है। और यहाँ की नदियाँ जो है वो कारण ये है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहती हैं, कि एक तो बरसात नहीं होती है, दोपहर से ऊपर दूसरी बात है कि एवापोरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नदियों का पानी सूख जाता है। और अंडर ड्रेन ज़्यादा यहाँ पे होती हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे ये नदियाँ फ्लो में रहती हैं, और फिर लेक्स वगैरह में जा कर के वहाँ पे एवापोरेशंस की वजह से साल्टी लेक्स बनाती हैं, झील बनाती हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे काफ़ी जल खारा होने की वजह से नमक भी बनाया जाता है यहाँ पे, नमक यानी कि साल्ट बनाने का भी प्रोसेस होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है नदियों का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत दिनों तक नहीं रहता। कारण यह है कि हाई एवापोरेशंस और लो रेन की वजह से बहुत नदियों के सोर्स तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए नदियाँ थोड़ी दूर चलने के बाद इस पूरे रेत में या डेजर्ट में विलुप्त हो जाती हैं, अंदर चल जाती हैं, और अंडर फ्लो रहता है नदियों के अंदर। तो ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन।
कोस्टल प्लेन को अगर देखा जाए तो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है कहा जाता है कि ये एक सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन है, यानी सबमर्ज मतलब होता है कि जलमग्न यानी पानी के नीचे। और इसका एक एग्जांपल भी है कि एक प्राचीन भारतीय नगरी आप लोग जानते होंगे द्वारका, जहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, तो वो आज के समय में पानी के नीचे चला गया है। ये एक मानी हुई बात है, प्लस नासा ने भी इसे प्रूव कर दिया है अब तो अब चूँकि ये पूरा का पूरा रीजन माना जाता है कि पानी के नीचे है, यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, तो ये एक बड़ा नैरो बेल्ट टाइप का, ये एक नैरो बेल्ट बनाता हुआ ये पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल पोर्ट्स बनते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह इसे कहते हैं, जो कि सी पोर्ट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होता है। और शायद यही, और ये सब शायद नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण यही है कि वेस्टर्न रीजन काफ़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं और काफ़ी रिच है, क्योंकि यहाँ पे नैरो बेल्ट होने की वजह से, नैरो प्लेन बेल्ट होने की वजह से यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बहुत आसानी से बन गए। नेचुरल पोर्ट्स की वजह से यहाँ पे सी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्थितियाँ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे ज़्यादा हो गई। और जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वो हैं कांडला, मझगांव, जेल, नाहवा, शेवा, मर्मगांव, मैंगलोर, कोचीन। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। और इन्हें नॉर्थ से लेकर के साउथ तक अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि गुजरात कोस्ट से फिर साउथ में केरल कोस्ट तक जो पूरा फैला हुआ वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, तो इसे अभी हम लोग बात करेंगे किन किन पार्ट में डिवाइड किया गया। तो गुजरात में इसे कच्छ और काठियावाड़ा कोस्ट, उसके बाद महाराष्ट्र में कोंकण और गोवा कोस्ट, और उसके बाद केरल में मालाबार कोस्ट, केरल और कर्नाटक में मालाबार कोस्ट। तो सेंटर को छोड़ करके बाकी जो नॉर्थ और साउथ का कोस्टल एरिया है वो काफ़ी वाइड है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पे कि ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, यहाँ पे इस कोस्ट पे डेल्टा बहुत कम है। और इसके बाद जो हमारा है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो वेस्टर्न पार्ट के तुलना में अगर देखा जाए तो जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे कोस्टल एरिया जो है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ा है और काफ़ी उभरा हुआ है, यानी कि सतह ज़्यादा है, पानी काफ़ी दूर तक सतह है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोर्ट नहीं बना सकते। और इस वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम ही होती हैं। और जितनी भी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरती हैं या ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं। और इन्हीं कारणों से यहाँ पे पोर्ट वगैरह का निर्माण कम होता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड पोर्ट हो, वो उसका निर्माण कम होता है। तो इस तरीके से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया में और इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। दूसरा हमारा लास्ट जो है वो है कोस्टल आइलैंड्स ग्रुप। तो आपको ये पता ही है, बचपन से आपको पढ़ाया गया है कि हमारे यहाँ दो आइलैंड ग्रुप्स है। एक है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, आइलैंड एरिया है, वो बंगाल की खाड़ी में है, और जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में है। और इन बंगाल की खाड़ी का जो आइलैंड ग्रुप्स है वो करीब 572 इसमें आइलैंड्स हैं। और इसी तरीके से रिची आइलैंड ग्रुप और लंबरीथ आइलैंड ग्रुप, यहाँ ये दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के। और बंगाल की खाड़ी में अगर देखा जाए तो इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, अंडमान, नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार। और ये एक तरीके से इन्हें ये कहा जाएगा कि ये माउंटेन्स हैं जो कि पूरी तरीके से ज़मीन मतलब ओशियंस में डूब चुके हैं। ये ऐसे माउंटेन्स हैं जो ओशियंस में डूब चुके हैं। और कुछ छोटे छोटे द्वीप है जहाँ पे ज्वालामुखी से भी जुड़ाव है उनका। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जीवित ज्वालामुखी यानी कि लाइव जो ज्वालामुखी है, जो लाइव ज्वालामुखी या वोल्केनो जिसे हम कहते हैं है,
वो यही निकोबार द्वीप समूह में है। और बैरन आइलैंड नामक इसका नाम जो है वो बैरन आइलैंड है। ये एक लाइव वल्केनो है। अब अरब सागर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये दो ग्रुप्स हैं ये आइलैंड्स के। और केरल के कोस्ट से 280 किलोमीटर से लेकर के 480 किलोमीटर तक की दूरी पे ये ग्रुप्स स्थित हैं। और ये यहाँ पे टोटल अगर हम देखे जाएँ तो 36 आइलैंड्स हैं। और इनमें से करीब 11th पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं या मानव का आवास है। और मिनिकॉय यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है। और इसका जो एरिया है वो 453 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये पूरा का पूरा जो द्वीप समूह है वो 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल आज ये हमारा चैप्टर क्लियर होता है। और सारा का सारा फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम भारत के पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को देखिएगा और किताब के माध्यम से इसको और समझने की कोशिश करिएगा। और जो भी डाउट्स होंगे हमसे क्लियर करिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स।